हेलो बच्चों। कल हमने रिसोर्सेस को देखा था पिछली क्लास में। उसके बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है। इसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो तरह के रिसोर्सेस आते हैं, जिसे हम हिंदी में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बेसिकली नवीकरणीय का अर्थ है नवीनता से। रिन्यूएबल का मतलब है जो रिन्यू हो सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं। तो जो भी ऐसे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं अर्थ में और वो रिन्यू नहीं हो सकते, तो अल्टीमेटली वो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे और हमारे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। जबकि ठीक इसके विपरीत जो भी संसाधन अनलिमिटेड हैं, जैसे अगर हम सूरज की रोशनी की बात करें तो आप उसको सोलर पावर में कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं और वो एक अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है। रिवर वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन तभी तक जब तक ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए लगातार ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइजिंग को लेकर के बात होती रहती है कि अगर टेम्परेचर अपने आप में बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इससे प्रॉब्लम होगी। ऐसे में अगर सारे ग्लेशियर्स और जंगल खत्म हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो सिचुएशन बनेगी वो प्रॉब्लमेटिक होगी। और अगर टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाता है, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्यों ऐसा जरूरी है कि जंगल के बीच ही हम रहें, इन द सेंस ऑफ ना तो हम जंगलों को अलग करें, ह्यूमन सेटलमेंट को अलग करें, और ना ही ये कंडीशन हो कि हम जंगल के एरिया को रिड्यूस करके ह्यूमन सेटलमेंट को एक्सपेंड कर दें। इससे ज्यादा बेहतर तरीका है कि ह्यूमन सेटलमेंट उस जंगल के एरिया के बीच में ही हो। इन द सेंस जंगल नहीं कहेंगे, इन्वायरमेंट कहेंगे, क्योंकि जब जंगल वर्ड यूज कर लेंगे तो वहां पर फिर जंगली जीवों की बात होने लग जाएगी। तो वो एरिया तो सेपरेट है, लेकिन इस तरह की जगह हो, जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि अर्बन हीट आइसलैंड बनने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट और सीमेंट के घर हैं। जितने भी घर हमारे आसपास बने हैं वो सब के सब सीमेंट के बने हैं। जो हमारी सड़कें बनी है वो कंक्रीट की बनी है। तो अल्टीमेटली जब ये पूरा टेम्परेचर गर्मी में सोख लेते हैं तो हीट अपने आप बढ़ जाती है, और ऐसे समय में इसीलिए जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, नदियां सूख जाती हैं। तो इन सब वजहों से समस्या होती है। तो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम ग्लेशियर्स को पिघलने से रोकें। अगर ग्लेशियर खत्म हो गया तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ वाटर है वो खत्म हो जाएगा, और अगर पानी ही खत्म हो गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या है, पानी पल्यूट हो रहा है। तो जब हम वो खराब पानी कंज्यूम कर रहे हैं, लगातार उसको ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो हमें 10 तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। अगर हम उससे बच सकें, पानी को पल्यूट होने से बचा सकें, देन तभी पॉसिबल है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। अगेन जब बात हो रही है लकड़ियों की, चाहे वो टिम्बर हो या कुछ और हो, ऐसे में ये ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत से ऐसे पेड़ हैं या पौधे हैं जिनको जड़ जिनकी नीचे रहने दी जाती है और ऊपर से काट लिया जाता है। जब हम ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं या क्रिएट करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अपने आप फिर से बढ़ जाते हैं। जैसे हम बैम्बू के साथ भी अक्सर यही करते हैं। बैम्बू के अलग अलग रोल्स हैं, जैसे वो हम उसकी बांस की टोकरी बना सकते हैं, कुछ हम ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बना सकते हैं, या फिर हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। पांडा जिसे हम जानवर कहते हैं या एक एनिमल है जो उसको कंज्यूम करता है एज अ फूड, तो उसके अपने अपने
जरूरतें हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में देखेंगे तो उनको यूटिलाइज किया जाता है पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बीच का हिस्सा उसमें गैपिंग क्रिएट करता है, उस गैपिंग को यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो अपने को रीजनरेट करते हैं। लेकिन चाहे वो पानी हो, लकड़ी हो या कुछ भी हो, रीजनरेट करने के लिए भी उनको थोड़ा टाइम चाहिए। ये जो पूरी अर्थ है ये अपने आप में एक होम्योस्टैटिस बना करके रखते हैं, एक तरह का संतुलन है कि जैसे ही प्रतिसंतुलन क्रिएट होगा, बिगड़ेगा मामला, ये वापस से इसे संतुलन में ले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसे पूरा प्रतिसंतुलित कर दीजिए और पृथ्वी उसे संतुलित कर देगी। हर चीज की यहाँ पर एक दर है, एक प्रॉपर रेट है, और वो जो रेट है वो काफी ज्यादा है। जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स है वो बना है कई हजार सालों में, वो एक दो दिन का बना नहीं है। तो अगर आप सोचें कि सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट आप खत्म कर दें या सारे फॉसिल फ्यूल्स को आप निपटा दें, उसके बाद वो दोबारा रीजनरेट करके आएगा, नहीं आएगा। वो एक अलग बात है कि आप फिर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी पर जाएंगे। इसीलिए लगातार एनर्जी और एनर्जी क्राइसिस को लेकर के बात होती रहती है कि एनर्जी क्राइसिस को मेंटेन कैसे किया जा पाएगा। अगर एनर्जी क्राइसिस को मेंटेन नहीं किया तो प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली बढ़ती जाएंगी। इसीलिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पर लोग जाते हैं। तो हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस को देख रहे। नेचुरल रिसोर्सेस को कैटेगराइज करने का ये दूसरा तरीका है, जिसे हम कहते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉर्मल प्रोसेस यही है कि रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, रीस्टोर और रीजनरेट करना। रीस्टोर से क्या मतलब है? अपनी ही चीज को बना लेना। मान लीजिए पानी है, आपने लगातार किसी जगह के पानी का दोहन किया, लेकिन जब मॉनसून का समय वो आएगा तो धीरे धीरे पानी अपने आप लेवल इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के बाद जहां जहां ग्राउंड लेवल वाटर कम हो गया होगा, उस जगह पर वाटर लेवल अपने आप फिक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब पानी आपका धरातल पर होगा। इसीलिए कोशिश किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग और डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम के माध्यम से पानी जमीन पर पहुंचाया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम बनाएं या फिर सेपरेट तरीके से घरों की व्यवस्था करें। साथ ही घर में सीवर का जो पानी है और जो बाथरूम का पानी है उसको अलग करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो वेस्ट मटेरियल के साथ जब पानी मिक्स हो जाता है तो उसमें जो मौजूद टॉक्सिन्स हैं और जो केमिकल्स हैं उनको निकाला नहीं जा पाता है, जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब ये समझने वाली बात है। तो ये रीस्टोरेटिव है और ये रीजनरेटिव है। तो रीस्टोर करने का मतलब जब कोई जगह खाली होगी तो उसको प्रकृति अपने आप भर लेगी। और जब रीजनरेट करने की बात है, अगर एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझिए, किसी भी जगह को आप छोड़ दीजिए उसके हालात पे, तो प्रकृति सक्षम है वहां चीजें अपने आप रीजनरेट हो जाएंगी। आप किसी मैदान को छोड़ दीजिए, खोदने के बाद वहां अपने आप घास निकल आएगी, हरियाली हो जाएगी, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, स्क्विरल्स, गिलहरी जिसे हम कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो अपने साथ बीज को कैरी करते हैं। जब वो बीज को कैरी करेंगे, वहां पर गिराएंगे, अपने आप वहां पर धीरे धीरे पेड़ उगना शुरू हो जाएंगे और पेड़ से धीरे धीरे जंगल बन जाएगा। तो जो और जब जंगल बनेगा तो धीरे धीरे छोटे 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 जो भी आपके पशु पक्षी कह सकते हैं आप, जो भी लिविंग बींग्स है, वो चाहे छोटे से चींटे से लेकर के आपका गिलहरी से लेकर के पक्षियों से लेकर के और भी तरह का जो पूरा आपका एक चेन है एनिमल्स का, वो सारा का सारा चेन अपने आप वहां पर जनरेट हो जाएगा।
नेचर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ लीजिए तो वो अपने आप रीजनरेट करके अपने को फिक्स कर लेगा। तो यहाँ पर रीस्टोर और रीजनरेट का कॉन्सेप्ट आता है। तो जो रीस्टोरेशन का प्रोसेस है, restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged। रीस्टोर वर्ड से पता चल रहा होगा री प्लस स्टोर, कि जो चीज कोलैप्स हुई है, जो चीज खत्म हुई है, जो चीज वहां पर पहले थी लेकिन किसी वजह से डिग्रेड हो गई, डैमेज हो गई, कोलैप्स हो गई, उसको वापस से रीस्टोर करने की जो क्षमता है उसे हम रीस्टोरेशन कहते हैं। नेचर heals, renews and maintain herself over time। ये नेचर का अपना एक तरीका है खुद को हील करने का। लेकिन वही बात है कि जब भी आप कह रहे हैं कि नेचर हील करती है खुद को, तो वहां पर एक टाइम ड्यूरेशन लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को लगातार, मान लीजिए आप कहिए कि एक जमीन का टुकड़ा है, आपने कहा उससे मिट्टी हम निकाल लेंगे, आपने निकाल लिया, दूसरा लेयर निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकाल लिया, पांचवा निकाल लिया, आप निकालते जा रहे हैं और आप सोचें कि ये तुरंत भर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर आप कहेंगे कि नेचर अपने को हील नहीं कर रहा। जो पहला लेयर आपने निकाला है, उस पहले लेयर को निकालने के लिए ही सबसे ज्यादा जरूरत थी उसको टाइम देने की, जिससे वो हील हो पाए और उसके बाद आगे की चीजें हम, मतलब उसे उतना समय चाहिए। अगर आप लेयरिंग के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो किसी भी चीज को हील होने के लिए समय चाहिए। बिना टाइम ड्यूरेशन के हीलिंग का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो। अगर आपने एयर भी पल्यूट कर दिया है तो उस एयर को वापस से ठीक होने में काफी समय लगता है, क्योंकि एयर मूवमेंट करती है। जब आप एक पर्टिकुलर जगह पर सेंट्रलाइज वे में ज्यादा एयर को पल्यूट करेंगे तो वो अपने आसपास की एयर को और एरिया को भी पल्यूट करती हुई चली जाएगी। ऐसे में जो आप बात करते हैं रिन्यू करने को, किसी भी चीज को रिन्यू करने के लिए भी एक टाइम फ्रेम लगेगा। तो ये चीजें प्रकृति अपने आप करती है, वो अपने आप को मेंटेन करती है, लेकिन ओवर टाइम, टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दिन दो दिन में हो जाएंगी, कुछ ऐसी हैं जो एक महीने में का समय लेंगी, और कुछ ऐसी हैं जो सालों के समय के बाद जाकर के वापस से अपने आप को हील कर पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो आपके स्किन में कट है वो अपने आप को हील करता है। अगर आपको कहीं पे कट लग जाए और आप उसे छोड़ दें तो थोड़े समय के बाद नेचुरली वो हील हो जाएगा। अगर ब्लड थोड़ा निकल रहा है, कट ज्यादा डीप नहीं है, तो अल्टीमेटली जब आप उस कट को मारेंगे तो वो अपने आप कुछ समय के बाद वो जख्म भर जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि जो कट है वो ज्यादा डीप हो और उसके बावजूद वो भर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा जो मैकेनिज्म है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको कहीं पर भी इंजरी हो गई तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके जो भी जख्म हैं उनको साफ करते हैं, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, प्रॉपर उसकी बैंडेजिंग करते हैं और उसके बाद वो आपको घर भेज देते हैं। उसके बाद मेडिसिन देते हैं। तो जो पीरियड ऑफ रिकवरी है किसी भी इंजरी का, किसी भी ऑपरेशन का, कहीं पर भी चोट लगने का, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो जो भी पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट है वो इस बात का नहीं है कि हम आपको ठीक कर देंगे, वो सिर्फ इस बात का है कि हम इस चीज को यहीं पर रोक देंगे। अगर आपको चोट लग गई है तो उसे पकने नहीं देंगे, सड़ने नहीं देंगे, एंटीसेप्टिक से बार बार साफ करेंगे और उसको प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करके हम आपको घर भेजेंगे। उसके बाद मेडिसिन हम सूखने की देंगे, तो हम उसे जल्दी से हील नहीं कर सकते, उसकी हीलिंग हमारे हाथ में नहीं है। हम केवल वो टाइम पीरियड देते हैं और उसे बढ़ने से रोकते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा।
अभी अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें या कभी कभी हमको लगता है कि हम मेडिकल में बहुत एडवांस हो गए हैं, तो वो रियलिटी नहीं है। मेडिकल में बहुत एडवांस होने के बावजूद भी अभी हमारे पास वैसी टेक्निक्स नहीं है, इसीलिए लगातार काम चल रहा है, वो चाहे नैनो टेक हो या फिर आपका माइक्रो का काम हो या फिर रोबोटिक्स हो। अब आजकल मेडिकल फील्ड में भी रोबोट्स यूटिलाइज हो रहे हैं। धीरे धीरे एक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आपको टाँका लगाना पड़ता था, किसी भी जगह पर अगर आपने कट लगाया तो वो काफी बड़ा होता था, मान लीजिए वो 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का है। धीरे धीरे होते होते अब वो इस ड्यूरेशन में आ गया है कि ऑपरेशन विद इन अ डे कंप्लीट होगा और 2 से 4 इंसिजन में आपका काम हो जाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब रोबोटिक्स से जाकर के किया जा रहा है, या ह्यूमनली भी कहीं कहीं पॉसिबल है, लेकिन बहुत कम जगहों पर। तो यहाँ पर जब आप नेचर की बात कर रहे थे तो टाइम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके अलावा जब आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कट लग रहा है, आपकी बॉडी डैमेज हो रही है, वो खुद को हील कर लेती है, तब भी वही बात लागू हो रही है। यहाँ पर भी टाइम फैक्टर ही है, बस फर्क इतना है कि मेडिसिन के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हम डैमेज को फर्दर होने से रोक सकें। एक फॉरेस्ट है, वो किसी भी वाइल्ड फायर के बाद रिकवर कर लेता है। खास तौर पर जहां पर भी आग लगती है, वो आप देखेंगे कि हरे पेड़ पे आग नहीं लगती। सूखी पत्तियों या सूखे पेड़ पर आग लगना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान होता है। तो जो ऐसे जंगल हैं जो गर्मी के, जहां पर गर्मी ज्यादा पाई जाती है, आप अक्सर सुनेंगे कि वहां पर गर्मियों में आग लग जाती है या पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार ये आग इतनी तेजी से लगती है, अमेरिका में भी हो सकता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ज्यादा ये घटना होती है। तो ऐसे में कई बार आप देखेंगे कि कई किलोमीटर तक आग फैल गई और समय ही नहीं मिला कि चीजों को हटाया जा सके। इंसान तो पॉसिबल वे में वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत से जो जानवर हैं वो नहीं निकल पाते, यहाँ तक कि वो जिंदा भी जल जाते हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन है, जो वाइल्ड लाइफ की जो सिचुएशन है या जो वाइल्ड फायर की सिचुएशन है, वो हर साल देखने को मिलता है। वो एरिया की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है और ड्राइनेस की वजह से है, लेकिन कई बार हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंट्रोल जब नहीं होती कोई भी चीज, तो वहां से लोग हटते हैं, लेकिन जान माल की हानि ज्यादा होती है। ऐसे में जब आप उस एरिया को अपने आप छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे वो अपने आप वापस से खुद को रीस्टोर कर लेता है। जैसे हम कर्तन एवं दहन प्रणाली की बात करें, या पहले स्लैश एंड बर्न की खेती होती थी, उसमें क्या करते थे लोग? लोग खेतों को जला देते थे, खेतों को छोड़ देते थे। जब खेत छोड़ दिए जाते थे तो अपने आप वहां पर क्या होता था, वो जो एरिया है वो अपने आप पूरी तरह वैनिश ऑफ कर दिया। कुछ समय बाद जो वही राख है, उसी राख से वो मैन्योर का काम करता था, वही फर्टिलाइजर का काम करता था और उसी में दोबारा खेती करते थे। तो ठीक उसी तरह अगर जंगल में भी अपने आप आग लगी है, तो वो एक लेवल तक, वो आग बुझने के बाद, खत्म होने के बाद वो अपने को ठीक कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रीस्टोरेशन। तो जब रीस्टोरेशन की बात होती है, यहाँ देखिएगा, प्रकृति में ये प्रकृति की खुद की खूबसूरती है कि वो अपने को रीजनरेट कर सकती है। जब रीस्टोरेशन की बात होती है तो ये देखा जाता है कि एक सीमित लेवल तक जितना डैमेज हुआ है, जितना लॉस हुआ है, उसी लॉस को कवर करने का काम करते हैं, वही रीस्टोरेशन है। लेकिन रीजनरेशन तब है जब वहां पर जिस लेवल पर डैमेज था, कोलैप्स था, जो सिचुएशन थी, उससे ज्यादा बेटर एस्पेक्ट में हर चीज डेवलप कर गई, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं? रीस्टोरेशन, सॉरी, रीजनरेशन कहते हैं। इसीलिए कहा गया है रीजनरेशन गोज बियॉन्ड रीस्टोरेशन। ये नेचर की एबिलिटी है नई लाइफ और नई कंडीशंस को क्रिएट करने की। यहाँ तक कि अगर आप चट्टानी इलाकों में देखेंगे, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके बीच में अगर आप देखेंगे, जब पानी स्टोर हो जाता है
तो अल्टीमेटली उसमें अलग अलग छोटे छोटे बींग्स जन्म ले लेते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि अलग तरह के, क्योंकि अगर आप सिंपल वे में ज्योग्राफी को समझेंगे, जहां जैसी लोकेशन है वहां वैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्रुवीय इलाके पोलर रीजन की बात करेंगे तो वहां पोलर बियर मिलेगा। जब आप रेगिस्तानी इलाके डिजर्ट एरिया की बात करेंगे तो वहां आपको ऊंट मिलेगा। जब आप ठंडे रेगिस्तान की बात करेंगे तो वहां पर याक मिलेगा। तो ये जो अलग अलग ये जो आपको एनिमल किंगडम में चीजें दिख रही हैं, वो सारे के सारे मिलाकर के कैसे हैं, वो वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। तो जब भी किसी तरह का ये जो चेंज होता है, या जब नए किसी भी तरह के प्राणी जन्म लेते हैं किसी भी एक इलाके में, तो वो अल्टीमेटली उस जगह की सिचुएशन, लोकेशन, टेम्परेचर के एडॉप्टेशन के साथ आते हैं। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, बिना एडॉप्टेशन के आप नहीं चल पाएंगे। वो जो अनुकूलता है, वो अनुकूलता उन्हें प्रकृति से मिलती है। इसीलिए आप प्रकृति को अपनी जगह पर छोड़ देंगे तो वहां आपको कुछ अलग मिलेगा। इसीलिए लगातार आर्कटिक हो, अंटार्कटिका हो, हर जगह खोज चलती रहती है, या गहरे से गहरे समुद्र हो। हालांकि कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि क्या समुद्र में ड्रैगन है, मतलब अभी उधर नहीं जा सकते, लेकिन लंबे समय से जो पुरानी दंत कथाएं रही हैं वो समुद्र पे ही रही हैं। या आप हिंदू धर्म की कथा भी देखेंगे तो पहले मछली के अवतार, फिर कछुआ के अवतार की बात हुई है। कई बार ये कहा गया कि ये जो पृथ्वी है ये किस पर स्थित है, यहाँ पर पूरा पानी था और उस पानी में जो सबसे बड़ी मछली थी, या उस तरह से क्या कहेंगे, मछली के होने की वजह से ही जीवन आगे गया। उसके अलग अलग अवतार हैं और उसकी जो संबंधित कहानियां हैं वो एग्जैक्ट मुझे अभी नहीं रिफ्लेक्ट कर रही। तो उन चीजों को शुरुआती दौर से माना गया था और उसी को लेकर के अभी भी चलती रहती है, जो अलग तरह की खोज है। क्योंकि जब आप पानी के नीचे जाना शुरू करते हैं तो वहां का प्रेशर अपने आप बढ़ने लगता है। जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वहां आप नीचे नहीं जा सकते। तो वहां पर क्या है, क्या सिचुएशंस हैं, मशीन्स आ गई हैं, कई जगह मशीन भेजी जाती है, यहाँ तक कि पृथ्वी के कोर तक भी हम आज तक नहीं पहुंच पाए। एक तो समस्या हमारे जीवन की सामाजिक है, आर्थिक है, गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गई, अस्पताल की सुविधाएं हो गई, पेंशन हो गई। इन सारी चीजों को लोग अपने जीवन में इनकलकेट करते रहते हैं, इन सारी चीजों को जानना चाहते हैं। लेकिन इन सब से जो परे है वो एक चीज और है। वो क्या है? वो है कि आज तक हमें जमीन के नीचे का नहीं पता, आसमान के ऊपर का नहीं पता। तो हमें टेक्निकली नहीं पता है चीजें, बस ये मानने वाली बात है। इसीलिए खोज लगातार चलती रहती है, स्पेस के मिशन जाते रहते हैं। समुद्र के नीचे क्या है हम वहां ढूंढते रहते हैं, जमीन के नीचे क्या है हम वहां ढूंढते रहते हैं। हालांकि किसी भी देश की पहली प्राथमिकता अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को सुधारना होता है, लेकिन उसके बावजूद जो चीजें हैं, चाहे वो पृथ्वी के नीचे हो, समुद्र के नीचे हो, आसमान में हो या आकाश में हो, वहां पर लगातार खोज चलती रहती है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम किसी भी जगह को, कहीं पर भी अगर आप बात करें तो नेचर अल्टीमेटली डेवलप होता है। तो जब आप बात करेंगे किसी भी जगह पर, जब हम नहीं थे तो नेचर अल्टीमेटली वहां था। हमने जाकर के नेचर को साफ करके, उसको हटा करके अपने घर बसाने शुरू किए। ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप हुए तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को डिग्रेड किया गया। Planting the types of trees that were originally growing there restores the ecosystem. जब भी किसी जगह पर आप प्लांटिंग कर दीजिए और उसे छोड़ दीजिए, भले आपने घर बनाया हो, कुछ बनाया हो, उसके बाद आप किसी एरिया में प्लांटिंग करके उसे छोड़ दीजिए, आप पाएंगे कि जिस जगह पर आपने पेड़ उगाया है, धीरे धीरे वहां के जो आस पास की
जो भी आपकी स्पीसीज है या आपके एनिमल्स हैं या जो भी लिविंग बींग्स हैं वो धीरे धीरे खुद को डेवलप कर लेंगे। ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये उनका है, एक तरीका है, एक इकोसिस्टम है जो खुद को डेवलप कर लेता है। एनिमल्स के लिए फूड भी अवेलेबल हो जाता है, शेल्टर भी अवेलेबल हो जाता है, तो उनके रहने योग्य परिस्थिति और उनके जीवित रहने के लिए जो भी जरूरी संसाधन है वो सब के सब वहां उपलब्ध हो जाते हैं। तो वो जो पशु पक्षी हैं वो आराम से वहां रह सकते हैं। नेचर हमेशा साइकिल में काम करता है और नेचर की खूबसूरती है कि उसमें कोई वेस्ट नहीं होता। जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो वहां पर वेस्ट की बातें होती हैं, लेकिन जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर में किसी तरह का वेस्ट नहीं होता है। आप जैसे फॉरेस्ट को ले लीजिए, अगर एग्जाम्पल के लिए जंगल में, मतलब अब ये तुलना समझिए कि जहां पर नेचर है और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो नेचर में किसी तरह का भी वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। लेकिन जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस के डेली लाइफ में वेस्ट मटेरियल काफी ज्यादा है। इसीलिए पहला सवाल उठता है कि उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कैसे किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद सेकेंड लेवल पर स्टोर कैसे किया जाएगा, स्टोर करने के बाद तीसरे लेवल पर डिकम्पोज कैसे किया जाएगा, डिकम्पोज करने के बाद आप क्या उसको रिसाइकिल करके फोर्थ लेवल पर कुछ अच्छा जनरेट कर सकते हैं, उसे मैन्योर फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन इसी एग्जाम्पल में, ये ह्यूमन का एग्जाम्पल था, ये नेचर का एग्जाम्पल था। नेचर के एग्जाम्पल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट मटेरियल हो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नेचर एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। जब नेचर में अगर किसी एनिमल की डेथ हो गई तो दूसरे ऐसे एनिमल्स हैं जो उसको खाते हैं, और उसके बाद जो हड्डी बचती है वो भी खाने के लिए, मतलब आप सोच के देखिए कि हर, जैसे इंसान तो वेजिटेरियन है तो खाना ही खाएगा, नॉन वेज है तो वो खुद एक जानवर है, वो एक अलग चीज है। क्रिटिसाइज करना इसलिए जरूरी है कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास फूड चेन में खाना कम है तो हम इसीलिए जानवरों को खा लेते हैं, मतलब ये कहीं से भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप पौधे और उगाइए, खेती अच्छे से करिए, लेकिन आप ये नहीं जस्टिफाई कर सकते। आप टेक्निक अडॉप्ट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि खाना नहीं मिला तो हमने जानवर खा लिया। तो नॉन वेज तो नहीं सपोर्ट किया जा सकता, बाकी जो लोग खाते हैं वो उनकी मर्जी है। अब ऐसे में जो भी आपका फॉरेस्ट है वो अल्टीमेटली अपने को सेटल कर लेता है, और जो भी लोगों के खाने की व्यवस्था है, अगर हम इंसान को एक कैटेगरी में रख लें तो हर जितने भी जानवर हैं वो सब अलग अलग चीजें खाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा, सुअर अलग चीजें खाता है, कुत्ते हड्डियां खा लेते हैं, चील, कौवे और अलग अलग जो भी आपके बैक्टीरिया कह लीजिए या जो भी डिकम्पोज करने वाले एलिमेंट हैं वो ऊपर का पूरा मांस और बाकी स्किन और बाकी चीजें खा लेते हैं, जो भी फ्लैश का एरिया है। तो ये जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली पूरा, आप नेचर को देखेंगे तो नेचर ऐसे डिजाइन है कि सबका अपना अपना रोल फिक्स है और वो अपने हिसाब से पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को क्लियर करते रहते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ह्यूमन खुद ही जरूरत बनाता है, फिर उसी जरूरत में फंसता है और गिर जाता है। तो अगर हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो अगर एक छोटा सा पेड़ भी, छोटा हो या बड़ा हो, अगर जंगल में कोई पेड़ गिरता है तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। कैसे? बैक्टीरिया, फंजाई और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको धीरे धीरे कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो एक पेड़ गिरा वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू कंज्यूम हो गया और वो वहां से हट गया। तो जो पेड़ था गिरा, वहां से हट गया, और फिर अगल बगल जो भी एनिमल्स हैं, जो भी अपना खाना खाते हैं या फिर बीज इधर से उधर कैरी करते हैं, चाहे वो छोटी चिड़िया हो, स्क्विरल्स हो या कुछ भी हो, वो बीज वहां पर गिरा देते हैं और फिर वहां पे नया पेड़ हो गया।
तो अगर एक जंगल में 100 पेड़ हैं, उनमें से 10 पेड़ गिर गए, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो गए और फिर वो कुछ समय बाद वहां पर फिर 10 नए पेड़ हो गए, तो वो जो एक पूरा प्रोसेस है, साइकिल है नेचर का, वो चलता रहता है। और जो पेड़ गिरता है वो उसी जो मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बना करके चला जाता है। तो जो पेड़ गिरा उसने मिट्टी को और इनरिच किया, और इनरिच करने की वजह से अपने आप जो नए पेड़ पौधे हैं वो बीज से पैदा हो जाते हैं। तो एक तरफ पेड़ गिरा, उसने मिट्टी को भी फायदा पहुंचाया और भी जो बींग्स थे उनका पेट भरा, उसके बाद वो पेड़ चला गया और फिर उसी से दूसरे पेड़ के पनपने की शुरुआत हो गई, वो बीज पड़ा, नया पेड़ निकल आया। तो फॉरेस्ट की अपनी ये खूबसूरती है कि वो अपने आप को रीजनरेट और रीस्टोर दोनों करते रहते हैं। तो फिर इसी तरह जो भी गिरेंगे वो अपने आप खुद को रीजनरेट और रीस्टोर करते रहेंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है नेचर के प्रिंसिपल का, जिसे हम रीस्टोरेशन एंड रीजनरेशन इन प्रैक्टिस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम रीस्टोरेशन और रीजनरेशन की बात करते हैं तो ये सिचुएशन देखने को मिलती है। अब इसमें यह समझने वाली बात है कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया को आपने छोड़ा, वहां पर पेड़ पौधे हैं, और अगर आप 10 साल 20 साल बाद वहां पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि नए तरह के छोटे छोटे स्मॉल बींग्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। कुछ अलग और कुछ नया भी हो सकता है। अगर आप चींटों की ही बात करें तो आपको चींटों की कैटेगरी ही नहीं पता होगी, क्योंकि कभी आपने फोकस ही नहीं किया होगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। ज्यादा से ज्यादा आपने काला चींटा पीला चींटा देख लिया, हो गया। अगर आपने मेढक ही अपने आसपास पानी में देखा होगा तो उसकी कैटेगरी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हर जंगल में एक अलग तरह की स्पीसीज है, वो वहां के नेचर वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। तो ये डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसे हम रीस्टोरेशन और रीजनरेशन कहते हैं। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेज।